नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपनी समीक्षा अधिकारी की तैयारी में। तो विद्यार्थियों, हमारी जो क्लासेस थी वो कांग्रेस की स्थापना वाली क्लासेस हुई थी अभी जस्ट इससे पहले। तो इसके बाद अब जो आज की जो आप देख पा रहे होंगे कि आज की क्लास का जो टॉपिक है वो कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल बने क्यों? अगर ऐसा दिमाग में एक प्रश्न कौनता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कांग्रेस तो एक थी 85 में जब इस हुआ बना था, तो एक थी। उसमें फिर दो भागों में विभाजन कैसे हुआ? और दो भाग नहीं कह सकते, इसे विचार कह सकते हैं। भागों में विभाजन तो 1907 के सूरत अधिवेशन में दो भाग में जब विभाजित होगी कांग्रेस, तो वो तब बताया जाएगा। बाकी हम कह सकते हैं कि दो विचार। शुरुआत की आरंभिक चरणों में जब कांग्रेस की स्थापना हुई और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक जो चरण था या आरंभिक चरण था, उसमें आप देखोगे कि जितने भी कांग्रेसी नेता थे वो ब्रिटिश, आप कह सकते हो कि जो ब्रिटिशों की न्यायप्रियता, आप कह सकते हो वो अच्छा लगता था। इसके अलावा वो ब्रिटिशों की जो संसद थी या उनकी जो न्यायालय था उन पर इतना विश्वास करते थे। और ज़्यादातर जो कांग्रेसी नेता थे या जो उदारवादी प्रवृत्ति के थे और जो नरम दल जिसे बोला जाता है आरंभिक चरण में, जो आप समर्थक थे कांग्रेस के, वो सब नरम दल के थे, नेता प्रतिनिधि थे। उनकी आप देखोगे वैचारिक, तो वो ब्रिटिशों की न्यायप्रियता पर अटूट विश्वास रखते थे। और दूसरा क्या था कि वो हम ये सोचते थे कि जो ब्रिटिश संसद है वो हमें न्याय देगी, इतना उदार। और वो उसमें आप देखोगे कि जो नरम दल की जब चर्चा होगी या उदारवादियों की जब चर्चा होगी, तो उसमें आप देखोगे कि वो इंग्लैंड में मौजूद जो ब्रिटिश व्यवस्था थी या जो अब जो महारानी थी या महारानी की व्यवस्था थी, उस पर अटूट भरोसा था कि न्याय अगर हमें कहीं से मिल सकता है तो वो महारानी के द्वारा ही मिल सकता है या ब्रिटिशों की जो उच्च जो न्यायालय है वहां से मिल सकता है। तो इस तरीके की विचारधारा थी। लेकिन उसके जस्ट बाद जैसे आप देखो, जब आगे जैसे ही बढ़ेंगे हम, तो उसके विपरीत आपको एक गरम दल नजर आएगा। और गरम दल का मतलब ये कि थोड़ा विरोध वाली विचारधारा वाली, कि वो कांग्रेस में रहते हुए भी एक विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, और उसमें अहिंसा की जगह नहीं, आप कह सकते हो अहिंसा की जगह नहीं। गरम दल की अगर चर्चा करें तो वो नजर आएगा आपको। तो ये जो दो विचारों की जब वैचारिक होता है, उसके बाद जब विभाजन में आपको बताऊं कि जैसे क्रांतिकारी दल, और जब मूलतः जो विभाजन होगा वो 1907 के सूरत अधिवेशन में होगा। तो जैसे ही हम देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि कांग्रेस में गरम दल और नरम दल की जब वो वैचारिक आप कह सकते हो वैचारिक मतभेद नहीं कह सकते, विभाजन भी नहीं कह सकते, दो विचारों का आप एक दूसरे का सहमति और सहमति नजर आती है। तो एक तो उदारवादी होते हैं, जिन्हें उदारवादी प्रवृत्ति के बोले जाते हैं। प्रारंभ मैंने बताया था कि आरंभिक चरणों में उदारवादी होते हैं। जितने भी कांग्रेस समर्थक थे या कांग्रेस नेता थे वो सब उदारवादी थे, और वह शहरी क्षेत्रों थे। 1898 के इटली में और अबिसिनिया के युद्ध ने, और चीन के बॉक्सर युद्ध ने, और आयरलैंड की क्रांतिकारी आंदोलन ने, उसके बाद एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटना घटी, रूस को जापान के द्वारा युद्ध में पराजित कर देना और जापान की विजय होना। तो जो आप कह सकते, आपको उस समय जो एक चल रहा था कि बस यूरोपीय विजय का वो जो लगातार एक ट्रेंड चल रहा था वो टूटा, क्योंकि यूरोपीय विजय की, जापान एक छोटे से देश ने इतने बड़े देश रसिया को पराजित किया। और जब उसे पराजित करेगा तो उसके बाद ही जो भारतीय आंदोलनकारी थे या जो कांग्रेस के जो नेता थे, उनके दिमाग में आया कि जब जापान इतने बड़े देश रसिया को हरा सकता है, और जापान एशिया का देश था, तो आप देख पाओगे कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भी गरम दल और नरम दल में जो विचारों में, उनमें आप कह सकते हो कि या गरम दल के विचारों में या उग्रवादी विचारों को उदय होने में प्रोत्साहित किया।
स्वदेशी आंदोलन के कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव होगा। यह 1907 में नजर आएगा आपको, 1907 में। तो जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है या जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या जो जो मुझे लग रहा है अनुमान तक ये सब आ सकते हैं, वो सारे मैंने इस यहाँ पे पॉइंट पॉइंट में दे रखे हैं। बाकी समझाने का अगर कोई कॉन्सेप्ट होगा वो मैं आपको बताता चलूंगा विद्यार्थियों। इसके आगे आप जैसे ही बढ़ेंगे तो अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से थे, वो मैंने जस्ट अभी आपको समझाया था। वर्ष 1904 में दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग की। वर्ष 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, यह अधिवेशन है, अधिवेशन इन्हीं की अध्यक्षता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। और स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के संबंध में 4 प्रस्ताव पारित किए गए। तो ये परीक्षा में पूछ लेता है कि जो कलकत्ता अधिवेशन था कांग्रेस का, वो किसकी अध्यक्षता में हुआ या उसमें कौन कौन से प्रस्ताव पारित किए गए। तो इस पर ध्यान रखना विद्यार्थियों। इससे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो तिलक, आपको देखोगे कि तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। यह सीधे सीधे, ये जो लाइन है ना, सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया है 2021 के समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में पूछा गया विद्यार्थियों, किसने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना ये तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। तो तिलक ने लगाया था। यह प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। तो इन पॉइंटों पर आपको विशेष ध्यान रखना है। जो मैं बोर्ड पे करवा रहा हूँ ज़्यादातर सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, और जो मुझे लगता है कि अनुमानतः ये इस बार परीक्षा में पूछा जा सकता है, वो सब भी मैंने पॉइंट डाले हुए हैं विद्यार्थियों। तिलक ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था का, ये भी पूछा गया है। 1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, क्योंकि 1906 के बाद 1907 में विभाजन होगा। उसमें 1907 में विभाजन के बाद आप देखोगे कि जिस तरीके से क्रांतिकारी आंदोलन की भी, इससे बाद भी क्रांतिकारियों की भी चर्चा होगी। क्रांतिकारियों वाली भी एक क्लास, इसके आगे वाली क्लास ही क्रांतिकारियों वाली होगी। तो वो सब वहाँ, और क्रांतिकारियों में अगर देखोगे गरम दल के अगर नेताओं की चर्चा करें तो तीन मुख्यतः होते हैं, और चौथे अरविंद घोष भी है साथ में। 3 होते हैं, लाल, बाल और पाल, जिन्हें बोला जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और पाल की भी चर्चा करेंगे जैसे चर्चा होगी। तो लाल बाल मेन आपको क्या है कि लाल बाल पाल सीधे पूछता है पॉइंट में, तो आपको 3 ध्यान रखना है, लाल, बाल, पाल, और चौथे थे अरविंद घोष। वैसे आगे है इनकी चर्चा, मैंने दे रखे हैं उसमें पॉइंटों में भी, मैंने एक स्लाइड में चारों के नाम भी हैं। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को बोला जाता था, यह कई बार पूछा गया है। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे बनाया? मेजनी को बनाया। तो विद्यार्थियों इस पे ध्यान रखना, ये पॉइंट इतने महत्वपूर्ण हैं, ये बार बार प्रश्न में पूछे गए, वो परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इनको विशेष ध्यान रखना है। तिलक मध्यम मार्गी न होकर उग्र नीतियों के समर्थक थे, अभी मैंने आपको बताया। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष, ये अभी मैंने बोला ही था कि जस्ट अभी मैं आपको इन्हीं की चर्चा कर रहा था। तिलक को सजा होने के पश्चात मैक्स मूलर ने दया की वकालत की और कहा कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया विद्यार्थियों। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो 1908 में तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की कारावास की सजा देकर मांडले जेल वर्मा भेज दिया गया विद्यार्थी। उग्रवादी नेताओं के द्वारा हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति के कारण भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन से आकर्षित नहीं हुए। और इसके एक दो और मैं बताऊं तो उग्रवादी जो नेता थे उन्होंने अपने आंदोलन में धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया। जैसे तिलक की चर्चा करें तो गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव, ये शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव, यह सब मनाया। तो इस वजह से
जो भारतीय मुसलमान थे वह आंदोलन से थोड़ा दूर रहे। तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था तथा हजरत मोहानी ने उस समय शोक गीत गाए। तो विद्यार्थियों, अभी तक सिर्फ ये पूछा गया है, वो भी पीसीएस में पूछा गया, अभी समीक्षा अधिकारी में नहीं पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है कि तिलक की अर्थी को किस किसने कंधा दिया। तो महात्मा गांधी, मौलाना शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, 3 का नाम आता है, जिसमें से शौकत अली विकल्प में था, शौकत अली पर लगाना था, वही सही विकल्प था। अभी तक हजरत मोहानी ने शोक गीत लिखे, यह नहीं प्रश्न पूछा गया है। तो इस पर आप विशेष ध्यान रखना कि प्रश्न जब पीसीएस में पूछ लिया है तो हो सकता है समीक्षा अधिकारी में तो अक्सर कर ज़्यादातर पूछ ही लेता है। और मैंने आपको बताया कि प्रश्न रिपीट होते हैं। ये जो भी अगर ये बोलता है कि प्रश्न रिपीट नहीं होते, प्रीवियस ईयर नहीं पूछा जाता, ये मैं लिख के दे रहा हूँ कि अगर आयोग का प्रश्न है, आयोग का परीक्षा है आयोग की, तो उसमें प्रश्न रिपीट होंगे। इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर भी इसमें पॉइंट दे रखे हैं और जो अनुमानता जो भी हैं वो सब दे रखे हैं। तो आज की यह हमारी छोटी सी क्लास रही। यह गरम दल नरम दल, मैं सोच रहा हूँ छोटी छोटी टॉपिक के हिसाब से अगर क्लास होगी, छोटी छोटी क्लास होगी तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आज की क्लास को हम इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं फिर कल की क्लास में नई जोश और नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, राधे राधे।